हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन लेकर आई हूँ जिसमें हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और ये आप लोगों को एफकैट एंड सीडीएस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। माय नेम इज़ मधु शर्मा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज इस सीरीज में आपको ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री एंड ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ हाईली फर्टाइल सॉइल। तो इसमें आपको ऑप्शंस मिले हैं एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड रेड सॉइल। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एंड लास्ट में आप अपने मेजर कर सकते हैं, लाइक नंबर आप मार्क्स कितने मिले हैं आपको, कितने ऑप्शंस आपके सही थे। तो इसका करेक्ट आंसर है alluvial soil. Why alluvial soil? Because it has loomy texture and rich in humus, good water absorbing capacity and water retaining capacity. तो अब alluvial soil के भी दो टाइप होते हैं which is खादर एंड बांगर। अब ये लैटराइट सॉइल क्या है, एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल से तो आपको ये बात सुनने से ही पता चल जा रहा है, एरिड मीन्स नो लाइफ। तो इट मीन्स ये डेजर्ट सॉइल है और ये आपको इंडिया में कहाँ मिलेगी, ये आपको थार डेजर्ट में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। ये सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन आता है लैटराइट सॉइल। ये एक रॉक टाइप होती है लैटराइट सॉइल और ये रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम होती है। रेड सॉइल क्या होती है, ये रेड सॉइल नाम से हमें पता चल रहा है कि रेड कलर की सॉइल होती है। ये हमें कहाँ मिलेगी, ये हमें मिलेगी वार्म टेम्परेचर में, जहाँ पे टेम्परेचर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और ये ब्रिक बनाने के लिए आप ईंटें देखते होंगे ना जिनसे घर बनता है, एग्जैक्टली तो उसमें रेड सॉइल यूज होती है। एग्जैक्टली लाइक लैटराइट सॉइल, ये भी रिच होती है आयरन एंड एल्यूमिनियम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे चाइना, पाकिस्तान, भूटान एंड बांग्लादेश। और इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश क्यों, अब आप बोलोगे कि चाइना की बहुत ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है या पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है। नहीं, चाइना के बीच में हमें नेपाल मिल जाता है देखने के लिए एंड पाकिस्तान की बाउंड्री भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब आप पूछेंगे कि बांग्लादेश की कैसे। बांग्लादेश 3 जगहों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो इस पोर्शन में हमें जो ये रांची वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये डॉट दिख रही है कोलकाता, तो यहाँ पे हमें मिलता है वेस्ट बंगाल, यहाँ ऊपर हमें सिक्किम मिलता है, यहाँ पे आसाम मिल जाता है और यहाँ पे सारे मतलब 7 स्टेट्स लाइक मेघालय, त्रिपुरा ये मिल जाते हैं। एंड इसका किलोमीटर्स कितना है, दिस इज 4096 किलोमीटर्स, ठीक है। अब आती है बात चाइना की, पाकिस्तान की एंड भूटान की। तो अब हम चाइना और पाकिस्तान को पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और उसके साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दूंगी फॉर श्योर। तो जो चाइना है और पाकिस्तान है आपको इस मैप में इजीली समझ में आएगा। वैसे टोटली मैंने यहाँ पे इस साइड में जो लिखा है, लाइक दिस राइट हैंड साइड इज फॉर चाइना एंड लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर पाकिस्तान। सो पाकिस्तान अपनी कितनी बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान करता है 3328 किलोमीटर्स एंड चाइना करता है 3488 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब जो ये बाउंड्री जो हमारे साथ शेयर करता है, इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसे इंटरनेशनल बाउंड्री बोला जाता है और इंडिया एंड चाइना की बाउंड्री को मैकमोहन लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप इस मैप में देख रहे होंगे कि एक ग्रीन शेडेड पोर्शन है, किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में, एंड रेड शेडेड पोर्शन है। तो ग्रीन शेडेड पोर्शन इज पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ की जो लाइन है इसको बोला जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड जो रेड शेडेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज अक्साई चीन, जो कि चाइना ने कब्जा कर रखा है, ओके। एंड इसकी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आपको एक मेजर जो एक चीज में कंफ्यूजन हो सकती है, दैट इज LAC कहाँ है एंड LOC कहाँ है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, LAC ईस्ट में है, LOC वेस्ट में है और ये दोनों लाइन सेम नहीं है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि LOC वेयर इज LOC लोकेटेड, तो LOC कहाँ लोकेट होती है, LOC लोकेट होती है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में किस पोर्शन में, ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में, आपसे ये पूछा जाएगा। अगर एक्चुअली ये यूपीएससी बेस्ड, ठीक है, पेपर है, तो आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको एग्जैक्टली सारी बातें पता होनी चाहिए। तो कहाँ पे आता है हमारा LAC, LAC हम आएगा हमारा ईस्ट में, ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड LOC आएगा हमारा वेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उन सभी का आंसर्स दूँगी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हिमालय इज़ फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। तो करेवा क्या है? अब आप बोलोगे कि ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, करेवा सैफ़रन को बोलते हैं, सैफ़रन यानी केसर, ठीक है? तो ये आपको कहाँ मिलती है? ये आपको असम हिमालयज़, नेपाल हिमालयज़, कश्मीर हिमालयज़, ट्रांस हिमालयज़, इनमें से आपको कहाँ मिलती है? आंसर पता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर नहीं पता है या फिर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रही है, तो आप पहले उसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो, दिमाग लगाओ। आपने पढ़ा है कहीं न कहीं, ठीक है? एकदम से ये नहीं कि हाँ, करेवा सुना तो फटाक-फटाक से टिक कर दिया, नहीं। पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आप उसके जो ऑप्शंस हैं उसको भी समझना, फिर रिप्लाई करना। ओके? तो करेवा क्या है? केसर है और ये हमें मिलती है कश्मीर हिमालयाज़ में। ओके, सो सैफ़रन फ्लावर के ऊपर लगी रहती है, रेड कलर की होती है, तो एक फ्लावर के अंदर से आपको 3 या 4 पीस सैफ़रन के मिलते हैं। इसी वजह से इसमें क्या आता है, मैन वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से सैफ़रन बहुत महँगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ये बहुत ईज़ी है। गाइस दिस इज़ लिटरली वेरी ईज़ी। सो इसका आंसर है अनाईमुदी। आपको पता था तो कांग्रेचुलेशंस, नहीं पता था तो कोई बात नहीं। यहाँ हम सीखने ही तो आए हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको ये बताना है, लाइक मैंने बता ही दिया ऑलरेडी बट फिर भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो गंगा है ये कहाँ पे फॉर्म होती है और ये कौन सी दो रिवर्स से मिलकर बनती है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? गंगा हमें मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है? अब ये कौन-सी 2 रिवर्स से फॉर्म होती है? ये अलकनंदा एंड भागीरथी से फॉर्म होती है। अलकनंदा ओरिजिनेट होती है सतोपंथ ग्लेशियर से, जो कि बद्रीनाथ के पास में है। भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से, ठीक है? जो नीचे किलोमीटर्स में इनकी लेंथ लिखी हुई है, ये देवप्रयाग तक है। लाइक भागीरथी ओरिजिनेट हुई गंगोत्री से देवप्रयाग तक, उसकी लेंथ है 205 किलोमीटर्स, ठीक है? और अलकनंदा की क्या है लेंथ? सतोपंथ ग्लेशियर से देवप्रयाग तक उसकी लेंथ है 195 किलोमीटर्स। और गंगा की टोटल लेंथ कितनी है? गंगा की टोटल लेंथ है 2510 किलोमीटर्स। ओके, सो अगर अभी हमने गंगा के बारे में पढ़ा है तो ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ना तो बनता ही है, ठीक है? तो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज से, वहाँ से ये एंटर करती है तिब्बत में, तिब्बत चाइना में ये फ्लो करके फिर ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, ठीक है? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जाएगी असम में, असम में जाने के बाद ये जाती है बांग्लादेश में। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर्स एंड इसकी एलोवेशन ऑफ ओरिजिन क्या है, लाइक एल्टीट्यूड कितना है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज 5150 मीटर्स। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या बोला जाता है? तिब्बतियन सैंगपो। आंध्र प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है, ये 2 ट्रिब्यूटरीज़ में फ़ॉर्म हो जाती है, लाइक स्प्लिट हो जाती है ये, और उसकी जो मेजर रिवर है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, उसको जमुना बोला जाता है। आई होप ये आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ईज़ी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? आप भूलना मत, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट ए टू ज़ेड बेस से पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है? क्योंकि इट्स टाइम फॉर द रिविज़न। तो रिवीजन में भी इस तरह से रिवीजन हो कि आपको याद रहे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? कोसी रिवर। जब ये बिहार में फ्लो करती है एवरी ईयर इन मानसून इसमें फ्लड आता है। ओके, तो जिस वजह से वहाँ की सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसी वजह से इसे सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है। आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये बात पता थी, ठीक है? विच वन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? सो अब ये आप पूछोगे कि ये क्या है? इयॉन, एरा, पीरियड, एपोच, एज। एज तो मैंने लाइक आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा हुआ है। ऑप्शन आपको ए, बी, सी, डी मिलेगा। तो आपने एरा तो सुना ही होगा, लाइक पीरियड भी सुना होगा। एपोच एंड इयॉन्स आर न्यू टू यू। तो ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, लाइक ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में गिवन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना इधर आपको बताने के लिए। साल होते हैं, साल के अंदर क्या होते हैं? मंथ्स होते हैं, महीने होते हैं। महीने के अंदर क्या होता है? महीने के अंदर वीक्स होते हैं एंड वीक्स के अंदर क्या आता है? दिन आते हैं।
सो इसी तरीके से जब हम इसको एक टाइम पीरियड में देखते हैं, लाइक आपसे एज पूछता है आपकी कोई, तो वैसे एज को मिला के एपोच बनता है, एपोच को मिला के पीरियड बनते हैं, पीरियड को मिला के एरा बनता है, एरा को मिला के इयॉन्स बनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक फॉर्म में ही लाइन में लिख दी है। सो अगर आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसकी है, तो वो इयॉन्स की होती है, और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसकी है, वो एज की होती है। पेंजिया एंड पेंथलासा। सो अब ये पेंजिया क्या है, पेंथलासा क्या है? पहले क्या था, अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे पहले मर्ज्ड थे, सारे एक जगह पे थे। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट फोटो में देख रहे होंगे विच इज 225 मिलियन ईयर अगो, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सब मिले हुए थे, और वाटर बॉडी में सिर्फ एक सिंगल वाटर बॉडी थी। ठीक है, और सारे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे। सो जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया था, धरती वाला एरिया था, उसे हम बोलते हैं पेंजिया, और जो पानी वाला एरिया था उसे बोलते हैं हम पेंथलासा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पेंजिया एंड व्हाट इज पेंथलासा, पेंजिया क्या था, लार्ज लैंड मास था। ठीक है, एंड पेंथलासा वाज द वाटर मास, लार्जेस्ट वाटर मास। अब इनमें क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट होते रहे थ्रू प्लेट टेक्टोनिक। अब प्लेट टेक्टोनिक में भी तीन टाइप की होती हैं, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांस। इनकी वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो शिफ्ट होने लगे। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट्स बाउंड्रीज। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि एक प्लेट के अंदर एक प्लेट चली जाती है, डाइवर्जन का मतलब होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट दूर चली जाती है, एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि दो प्लेट्स लाइक आगे पीछे रगड़ती हैं। ये वाली फोटो में आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वाली है कि इसमें आगे पीछे रगड़ रही है। तो इससे क्या होता है, जब ये कोई भी प्लेट टेक्टोनिक होता है, अगर वो वाटर में हो रहा है वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, वहाँ पे सुनामी आएगी। ओके, अगर ये लैंड पे हो रहा है एंड फॉर श्योर अर्थक्वेक आएगा। अगर लैंड पे हो रहा है तो लैंड पे सुनामी नहीं आएगी लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन होगा एंड अर्थक्वेक। अगर आप देखेंगे इंडिया को, लाइक आप ये फोटो में भी देख सकते हैं कि इंडिया पहले नीचे था एंड यहाँ से धीरे 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 ऊपर आया, ऊपर आके ये मर्ज हुआ प्लेट में, एंड यहाँ पे पहले वाटर बाउंड्री था। तो आप हिमालयाज है ना, वो न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स हैं एंड दे आर लाइक स्टिल दे आर फॉर्मिंग। इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से आके मर्ज हुई है, और इस कोलाजन को क्या बोलते हैं, इस कोलाजन को बोला जाता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाजन। ये प्रोसेस कब बिगेन हुआ था, ये 50 मिलियन ईयर्स अगो ये प्रोसेस बिगिन हुआ था और ये आज भी चल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैज कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन। तो इसका आंसर है फ्लड। आपको पता था? वेल एंड गुड, नहीं पता था कोई बात नहीं, इसका आंसर है फ्लड। ठीक है, लावा जब वॉल्केनो के अंदर होता है तो उसे लावा बोला जाता है, लेकिन जब वो बाहर इरप्शन हो जाता है उसका और जब वो बाहर निकलता है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स हैं, फ्लड वाला कैसा होता है, किस टाइप का, तो इस तरीके का दिखता है कि लावा का इरप्शन हुआ एंड देन वो पूरे एरिया में फैल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थिलाइट्स। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बला आ गई ये तो नाम पहले कभी सुना ही नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब होता है सेडिमेंट्स। ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सेडिमेंट्स है तो रॉक ही होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई। तो इसका आंसर है ए, सिरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट ऑफ द अटलांटिक ओशन इज। बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पे मैंने आपको इवन और इजी बना दिया आपके लिए कि विच वन इज कोल्ड, दिस west wind drift is cold current, Gulf Stream equatorial, and Alaskan is warm current। अब आपको इक्वेटोरियल से तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वार्म करंट है। ठीक है, अलास्कन से भी पता चल रहा है कि ये वार्म करंट है। इसका आंसर है बी, Gulf Stream. Okay, which one of the following is not an example of metamorphic rock? Slate, marble, limestone, sheets. A, B, and D are type of metamorphic rock, and limestone is not a type of metamorphic rock. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा limestone, C. Okay, next question. Narma crop is a variety of rice,
शुगर केन, कॉटन और जूट। मतलब मैं वेट करूँ क्या? लाइक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग साथ के साथ आंसर दे रहे हैं? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आंसर्स, मैं आपको अभी बता देती हूँ। पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पढ़ने ही तो आए हैं। तो इसका आंसर क्या है? कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स? ऑप्शंस है इक्वेटोरियल रीजन, मेडिटेरियन रीजन, डेजर्ट रीजन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डेजर्ट रीजन आ गया। डेजर्ट रीजन में भाई कुछ नहीं उगता है उधर, कुछ भी नहीं। वहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पे प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिए, सी एंड डी गॉन। अब आ जाता है इक्वेटोरियल रीजन एंड मेडिटेरियन रीजन। तो अगर आपने सुना होगा ऑलिव्स के बारे में और ग्रेप्स वाइन्स के बारे में, तो आपको पता होगा कि मेडिटेरियन रीजन में वो होते हैं बहुत ज़्यादा। और नॉर्मली नींबू जो हमें इंडिया में मिलते हैं उससे डबल साइज के, लाइक ऑरेंज के साइज के आपको मेडिटेरियन एरिया में, इटली में और ये सारे रीजन में आपको लेमन मिलेंगे। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, ये बात हो गई मेडिटेरियन रीजन, लाइक ये वर्ल्ड वाइड बात हो गई। अगर इंडिया में पूछा जाए कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड आसाम करते हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज नागपुर। ओके, नागपुर के ऑरेंज, नागपुर की वाइन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये बात तो आपको पक्का ही पता होगी क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, नागपुर के संतरे हैं ये। ठीक है, जैसे कश्मीर के सेब होते हैं ना, वैसे नागपुर के संतरे। द 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, लाइक ये आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है, घोट के पी जाना है। ठीक है, घोल के या घोट के जो भी होता है आप उसको पी जाओ एकदम से, ये आपके दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। तो अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड पैसिफिक प्लेट्स आर द मेजर। मेजर का क्या मतलब होता है? बड़ी प्लेट्स। ठीक है, दो टाइप की होती है, मेजर एंड माइनर। तो मेजर में आपको नाम से ही पता चल जाएगा, लाइक अफ्रीकन प्लेट बोला तो आप सीधा अफ्रीका में जाओगे। ठीक है, यूरेशियन प्लेट बोला तो आप यूरेशिया, एशिया वाला एरिया में आ जाओगे। यूरोप एंड एशिया की मिला के प्लेट है यूरेशियन। ठीक है, आप उधर आ जाओगे। साउथ अमेरिका में सीधा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये तो। अब आ जाते हैं हमारी माइनर टेक्टोनिक प्लेट, विच आर अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोकस प्लेट्स, नास्का प्लेट्स, फिलीपींस प्लेट। तो अब इसमें एक अरेबियन प्लेट है जो कि रिंग ऑफ फायर में नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये सारी प्लेट्स रिंग ऑफ फायर में आती हैं। इनकी लोकेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, मेंशन कर दी है। तो आप नोटिस करोगे कि पैसिफिक ओशन में मिलेंगी। रिंग ऑफ फायर इज इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज भी मिलेंगे। अब इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो कि बेरन आइलैंड में है, एंड विच इज स्टिल एक्टिव। लाइक स्टिल एक्टिव मतलब एक्टिविटीज वहाँ पे देखी गई हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट एंड फाइनल स्लाइड फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही पार्ट्स और भी आएंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और कमेंट बॉक्स में मुझे सारे आप आंसर्स लिख के बताना, और आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बता देना। ठीक है, और क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी वीडियोस की, तो एक्टिव रहना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बंगाल टाइगर किसे बोला जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी को बोला जाता है। बंगाल टाइगर बिपिन चंद्र पाल जी को बोला जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश बंधु ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? चित्तरंजन दास जी को बोला जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? दादा भाई नारोजी को बोला जाता है। फ्लाइंग पंजाब किसे बोला जाता है? मिल्खा सिंह को बोला जाता है। एंड नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। शेरे पंजाब किसे बोला जाता है? लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है। नाइटिंगेल किसे बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। ठीक है, आपको ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, तो आप इन्हें अच्छे से याद करना, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एज आई मैंशनड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और रिवीजन होगा, बहुत अच्छे से होगा। बस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलते हैं, तो चलो बाय।